आई एम ऑडिबल सिग्नल आ रहा है, तो ठीक है, आप लोग अलर्ट होकर बैठ जाइए, सब लोग कंफर्टेबल हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, ठीक है ना, इत्मीनान से बैठिए और मेरी बात को सुनिए, ठीक है ना। वर्क पावर एनर्जी चैप्टर चल रहा था, वर्क पावर एनर्जी, ठीक है ना, और वर्क पावर एनर्जी में हम लोग मेडिकल पास्ट 10 ईयर्स कर रहे थे, मेडिकल पास्ट 10-15 ईयर्स के क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। बात समझ में आ रही है? 10 ईयर्स ही मुख्यतः, ठीक है ना। तो इस मेडिकल 10 ईयर्स से पास्ट 10 ईयर्स से क्वेश्चन के बाद हम कल से आज ख़त्म कर देंगे। हम लोग कल तक करीब 10-12 सवाल कर चुके थे और 5-6 सवाल और बचा होगा पास्ट 10 ईयर्स में, उसको ख़त्म करके और कल से हम लोग किस पे आ जाएंगे? सर्कुलर मोशन पे। कल से हम लोग किस पे आ जाएंगे? सर्कुलर मोशन पे। और अब तक मैंने आपको दिखाया कि जितने भी क्वेश्चन मैंने लगाए, मैं थोड़े 2-4 क्वेश्चन नहीं लगा रहा हूँ, मैं पूरे क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, कंप्लीट क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके पास्ट 10 ईयर्स में सब लगा रहा हूँ, ठीक है ना। अब तक के क्वेश्चन में मैंने सब कुछ दिखाया कि आपको ये सब बात मैं पढ़ा चुका था, उसी बेस पे क्वेश्चन आया। अब इससे सिंपल क्या चाहिए बताइए, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आज हम लोग इसको खत्म कर देंगे। पढ़िए फटाफट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है ना। जरा पढ़िए उसको एक बार अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए, ध्यान से सुनिए। A/r² माइनस B/r, यही कह रहा है ना, यही कह रहा है। हाँ, फिर जहां A और B क्या है? A और B क्या है? पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। A और B पॉजिटिव्स हैं, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। बात समझ में आ रही है? कॉन्स्टेंट्स। इतनी बात हो गई। फिर से सुनिए, जहां तक आपने मुझसे कहा, पहले क्वेश्चन को समझ जाइए, पहले क्वेश्चन को एकदम क्लियरली समझ जाइए। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय A/r² माइनस B/r। जहां पे A और B क्या है? पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है, यही कह रहा है। बात समझ में आ रही है? ये इतना कह रहा है। आगे पढ़िए। हाँ, R is the distance of the particle from the center of the force, यही कह रहा है ना। R is the distance of the particle from the center of the field। फिर से सुनिए, पोटेंशियल एनर्जी एक पार्टिकल की इस तरीके से है जहां पे R क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड, और A और B क्या है? पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, यही कह रहा है ना। फिर नेक्स्ट पढ़िए। हाँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड, यानी R पूछ रहा है। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल सेंटर ऑफ द फील्ड से कहां होगा? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अभी जल्दी ही मैंने इसका क्लास लिया है और जल्दी इसका वीडियो बनाया है। जिस दिन मैं इस स्टार्ट किया हूं मेडिकल पास्ट 10 ईयर्स, उसके एक दिन पहले मैं उसी के एक दिन पहले मैंने इसका पूरा वीडियो दिया था इक्विलिब्रियम का, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम 3 तरह के होते हैं, एक स्टेबल, एक अनस्टेबल और तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं, मैं किसी और कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल नहीं करता हूं। जितनी वीडियोस में, जितने क्लासेस में मैंने बातें बताई हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट से सारे सवाल लग रहे हैं और उनके सिंपल एप्लीकेशन से, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात मैंने बताया था, पोटेंशियल एनर्जी किस फोर्स फील्ड में डिफाइन की गई है? किस फोर्स फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की गई है? वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में। अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है तभी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की गई है, पहली बात, ठीक है ना। बात समझ में आई? और जितने भी सेंट्रल फोर्सेस होते हैं सारे कंजर्वेटिव होते हैं। बात समझ में आई? और सेंट्रल फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं? ये सारी बात मैं वीडियोस में कह चुका हूं, क्लास में बता चुका हूं। सेंट्रल फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड एक फिक्स्ड पॉइंट से दूरी बढ़ने पर चेंज होता है, वो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। बात समझ में आई? और जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक फिक्स्ड पॉइंट से गुजरता है और इस फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर ऑफ द फील्ड या सेंटर ऑफ द फोर्स कहते हैं। ये सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद मैं स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में बता चुका हूं। अलर्ट होके बैठिए। इसके बाद मैंने आपको स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में बता दिया था। क्या बताया था? चाहे कोई भी इक्विलिब्रियम हो, du/dr क्या होगा? 0 होगा। चाहे कोई भी इक्विलिब्रियम हो, चाहे स्टेबल हो, चाहे अनस्टेबल हो, चाहे न्यूट्रल हो, du/dr 0 होगा। ये बात मैं बता चुका हूं। साथ में मैंने ये भी बताया है, अगर du²/dr² पॉजिटिव है तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा? स्टेबल।
तब इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। बात समझ में आई? ये सारी बात मैं आप लोग को बता चुका हूं। और अगली बात, अगर du स्क्वायर अपॉन dr स्क्वायर, du स्क्वायर अपॉन dr स्क्वायर अगर निगेटिव है तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा? अनस्टेबल। और अगर du स्क्वायर अपॉन dr स्क्वायर जीरो है तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा? न्यूट्रल। ये सारे डिस्कशंस मैं कर चुका हूं। बात समझ में आ रही है? अब इन्हीं बातों का मैं एप्लीकेशन करूंगा, इन्हीं बातों को मैं अप्लाई करके आपका आंसर निकालूंगा। बात समझ में आ रही है? इन्हीं बातों को अप्लाई करके मैं आपका आंसर निकालूंगा। बात समझिए आप लोग? तो अब आप देखिए, पोटेंशियल एनर्जी आर का फंक्शन है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे du बाई डी आर, तो डिफरेंशिएशन में ये आपको बताया जाता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्या होगा? a इंटू माइनस टू अपॉन आर क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। और इस दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? b इंटू माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा इस पार्ट का। बात समझ में आई? सबसे पहली बात कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो आर की वैल्यू पूछा है। स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो आर की वैल्यू पूछा है, तो आर की वैल्यू किसके टर्म में निकालनी है आपको? ए और बी के टर्म में। आर की वैल्यू ए और बी के टर्म में निकालनी है। तो सबसे पहले आपने डिफरेंशिएट किया du बाई डी आर, तो इतना आया। अगर इक्विलिब्रियम है, चाहे किसी भी तरह का इक्विलिब्रियम है, तो du बाई डी आर की वैल्यू क्या होगी? जीरो। आपने ये वैल्यू जीरो पुट कर दी, तो ये आ गया माइनस ट्वाइस ए बाई आर क्यूब और प्लस बी बाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ये आ गया। अब आप इसको आर स्क्वायर को जब इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा? इसको जब सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू माइनस टू ए बाई आर और प्लस बी। आर स्क्वायर इधर ले आइए तो आर स्क्वायर इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलिए। हाँ, ये आ जाएगा ट्वाइस ए बाई आर इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए बाई आर, ये आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू ट्वाइस ए बाई बी। ये तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई। आर इज इक्वल टू ट्वाइस ए बाई बी, आर इज इक्वल टू ट्वाइस ए बाई बी इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। लेकिन अभी ये नहीं श्योर है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ये बात नहीं श्योर है। बात समझ में आई? इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ आज। देखिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? du बाई डी आर जीरो होना चाहिए। तो du बाई डी आर को जब जीरो किए तो b की वैल्यू 2a बाई आर आ गई। बात समझ में आई? अगर du बाई डी आर को जीरो किए तो r की वैल्यू क्या आ गई? 2a बाई बी। r की वैल्यू आ गई 2a बाई बी। अब हम इक्विलिब्रियम के लिए r इज इक्वल टू 2a बाई बी तो आ गया इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे। लेकिन ये इक्विलिब्रियम स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो हम चेक कर रहे हैं कि डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर आर बराबर ट्वाइस ए बाई बी पर क्या है। अगर डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर आर बराबर 2a बाई बी पर पॉजिटिव है तो हम कहेंगे आर बराबर 2a बाई बी पर पॉजिटिव स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है ना? और अगर डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर आर बराबर ट्वाइस ए बाई बी पर निगेटिव आता है तो हम कहेंगे आर बराबर ट्वाइस ए बाई बी पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर आर बराबर ट्वाइस ए बाई बी पे जीरो आता है तो हम कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना? अब बस उनका एप्लीकेशन करना है। मैं कोई भी सवाल ऐसे नहीं सॉल्व करता हूं जिसके बेसिक्स आपको पहले से ना बताया हूं, और उससे आपके सारे सवाल लगते हैं, ऐसा नहीं कुछ ही लगते हैं। बात समझ में आ रही है? अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इस फैक्टर को डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब डबल डिफरेंशिएट इस फैक्टर को करेंगे, इस फैक्टर को, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ट्वाइस ए इंटू माइनस 3 बाई आर पे पावर 4 आ जाएगी और प्लस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? प्लस बी इंटू माइनस ट्वाइस आर, भाई ये ऊपर जाएगा तो आर पे पावर माइनस 2 आएगा और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। एक्स पे पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन एक्स पे पावर एन माइनस 1। तो आर पे पावर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 2 इंटू आर पे पावर माइनस 3, तो वो नीचे आएगा तो ये हो जाएगा आर क्यूब। अब हम चेक कर लेते हैं कि आर बराबर ट्वाइस ए बाई बी पर ये वैल्यू डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर की क्या आई? पॉजिटिव, निगेटिव की जीरो। अगर पॉजिटिव आएगी तो हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आर बराबर ट्वाइस ए बाई बी। ठीक है ना? तो हम इसको चेक कर लेते हैं।
चेक कर लें। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6a बाई आर पे पावर 4, 6a बाई आर पे पावर 4 ये आ जाएगा, और माइनस ट्वाइस बी बाई आर पे पावर क्यूब ये आ जाएगा। तो इसमें 1 बाई आर क्यूब को कांस्टेंट ले लीजिए, 1 बाई आर क्यूब को कांस्टेंट ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 6a बाई आर माइनस ट्वाइस बी। बात समझ में आ रही है, ये आ जाएगा। बात समझ में आई। और 1 बाई आर क्यूब को कांस्टेंट लिए तो आर कितना था, ट्वाइस a बाई बी, आर की वैल्यू क्या थी, ट्वाइस a बाई बी, और a और b क्या दे रहा है, a और b क्या दे रहा है, पॉजिटिव कांस्टेंट, a और b क्या बोल रहा है, पॉजिटिव कांस्टेंट। तो ट्वाइस a बाई बी क्या होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट, क्योंकि a और b पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो 1 बाई आर क्यूब फैक्टर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये फैक्टर 1 बाई आर क्यूब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ये भी फैक्टर पॉजिटिव आ जाए तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। तो हम कह देंगे कि r बराबर ट्वाइस a बाई बी पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इसको चेक कर ले रहे हैं। अब समझाने में 5-7 मिनट लग जा रहा है, क्योंकि एक बार बढ़िया समझा दें तो इस चीज पे, इस कॉन्सेप्ट पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग फटाफट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है, एक बार समझा दें अच्छी तरीके से, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो इतना टाइम लेंगे तब तो कहानी बन गई। आपको 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व कर देना है। मान लीजिए थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है तो 1 से 1.5 मिनट ही, 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगाना है, ठीक है ना। आइडियल केस में आपको 1 ही मिनट लगाना है, ठीक है ना। तो अब आप इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए इसको हम चेक कर रहे हैं कि 6a बाई आर माइनस ट्वाइस बी की वैल्यू क्या आ रही है। तो 6a बाई आर की वैल्यू हमने पुट करी ट्वाइस a बाई बी, आर की वैल्यू अगर हम ट्वाइस a बाई बी पुट करेंगे तो बी ऊपर चला जाएगा, और माइनस ट्वाइस बी। तो आप ये देखिए a कट गया और 2 3 या 6, तो 3b माइनस 2b, और 3b माइनस 2b कितना आ रहा है, b, और b क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट, क्वेश्चन में दिया है b क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट। इस प्रकार से ये फैक्टर भी पॉजिटिव है और ये फैक्टर भी पॉजिटिव है। इस प्रकार से ये फैक्टर भी पॉजिटिव है और ये फैक्टर भी पॉजिटिव है, और दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब है डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर की भी वैल्यू आर बराबर ट्वाइस a बाई बी पर पॉजिटिव आ रही है, यानी कि आर बराबर ट्वाइस a बाई बी क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। आंसर चेक करिए, आ रहा है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से जल्दी से देख लीजिए, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, 100% कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कर चुका हूं, ठीक है ना। हमको लग रहा है 2 ही 3 सवाल आज हो पाएंगे, तो चलिए कोई बात नहीं, अगर लंबा खींचा तो कल हम लोग जल्दी से खत्म करके फिर तुरंत सर्कुलर मोशन पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब ठीक है, तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इसमें कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी पार्टिकल की ऐसी दिखाई है। तो पहली बात क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कहां डिफाइंड है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में, ठीक है ना, ठीक है। और जहां पे आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड, यानी कि सेंट्रल फोर्स है और उससे डिस्टेंस आर है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि आर की वैल्यू बताइए जब ये पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। बात समझ में आ रही है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, du बाई डी आर 0 होना चाहिए। अरे किसी भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन यही होती है, du बाई डी आर 0 होनी चाहिए। लेकिन अगर डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर भी अगर पॉजिटिव है, अरे किसी भी इक्विलिब्रियम चाहे स्टेबल हो, चाहे अनस्टेबल हो, चाहे न्यूट्रल हो, du बाई डी आर की वैल्यू 0 होनी चाहिए। लेकिन अगर डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है तो स्टेबल, अगर निगेटिव है तो अनस्टेबल, और अगर 0 है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दिया, जो कि इक्विलिब्रियम की बेसिक कंडीशन है, उससे हमको r की वैल्यू ट्वाइस a बाई बी आ गई। देखिए इसको मैंने 0 पुट कर दिया तो इससे r की वैल्यू क्या आ गई, ट्वाइस a बाई बी। अब हम ये चेक कर ले रहे हैं कि इसको डबल डिफरेंशिएट करने पर और r बराबर ट्वाइस a बाई बी पुट करने पर अगर डी स्क्वायर यू अपॉन डी आर स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो हम कह देंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो चलिए डबल डिफरेंशिएशन हमने यहां कर दिया, डबल डिफरेंशिएशन करने पे हमारी वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना। इसमें से 1 बाई आर क्यूब कॉन्स्टेंट ले लिया, और चूंकि ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट है, क्वेश्चन में ही दिया है, इसलिए 1 बाई आर क्यूब की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। और इसको जब हमने सॉल्व किया,
r बराबर ट्वाइस ए बाई बी पर, जो कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, तो हमने देखा कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, डी स्क्वायर यू बावन डी आर स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इसका मतलब आपका आंसर r बराबर ट्वाइस ए बाई बी है। आंसर चेक करिए, आ रहा है ना, समझ में आ गया। अब देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको दे दे, कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन दे दे, कुछ और भी दे दे तो कॉन्सेप्ट तो ही लगेगा ना, बात तो ही लगेगी ना। आइए फट से मिटाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, फटाक से आइए मिटाइए, टाइम कम है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दीजिए। हाँ, instantaneous power delivered to the car has a constant magnitude p0. हाँ, The instantaneous velocity of the car जल्दी जल्दी is मिटाइए। proportional to अच्छा, एक बार फिर से पढ़िए फटाक से। a car of mass m start from rest and acceleration so that the instantaneous power delivered to the car has a constant magnitude p0. इधर आइए। हाँ, एक मिनट, एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, यानी u बराबर 0, यही कह रहा है। जल्दी मिटाइए, नेक्स्ट। और सर उसका मास m है, और उस कार का मास कितना है, m, स्मॉल m की कैपिटल m। small m. चलिए, एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट करती है, उसका मास स्मॉल m है। नेक्स्ट पढ़िए। And accelerate so that the instantaneous power delivered to the car has a constant magnitude p0. इस कार को जो इंस्टेंटेनियस पावर दिया जा रहा है, सुन लीजिए, एक कार है जिसका मास स्मॉल m है, रेस्ट से एक्सेलरेट होती है, और इस प्रकार से एक्सेलरेट होती है कि उसको जो इंस्टेंटेनियस पावर दिया जाता है, यानी किसी भी इंस्टेंट पे जो पावर है, ये सारे इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है सब समझा चुके हैं, वो p0 है जो कि कांस्टेंट रहता है, यही कह रहा है। फिर आगे, The instantaneous velocity of the car is proportional to. इस कार की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस कार की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, यही ना पूछ रहा है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, एक कार रेस्ट से स्टार्ट करती है, खूब इत्मीनान से समझिए, चाहे 3 ही क्वेश्चन आज लगेंगे, क्या किया जाए, नहीं हो पाया, जितना हो पा रहा उतना किया जा रहा है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, एक कार रेस्ट से स्टार्ट करती है, खूब बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझिए, उसका मास स्मॉल m है और उसको एक्सेलरेट किया जाता है, जो उसको पावर दिया जाता है एक्सेलरेट करने के लिए वो कांस्टेंट है p0, वो पावर चेंज नहीं होता किसी भी इंस्टेंट पर। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, यही पूछ रहा है ना, यही पूछ रहा है ना। तो ठीक है, आप जानते हैं पावर बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। जहां पावर, ये इंस्टेंटेनियस पावर है और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, पावर बराबर फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। जहां ये इंस्टेंटेनियस पावर है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, दिस इंप्लाइज दैट p0 इज इक्वल टू फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, dv बाई dt। एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हैं, बात समझ में आ रही है, ऐसे लिख सकते हैं इंटू v। इसका मतलब p0 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को dv बाई dt इंटू v। बात समझ में आ रही है। दिस इंप्लाइज दैट p0 बाई m इंटू dt, p0 बाई m इंटू dt इज इक्वल टू v dv। बात समझ में आ रही है। जहां पे v क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी, ठीक है ना। अब आप इस इक्वेशन को दोनों साइड से इंटीग्रेट कर दीजिए, इस इक्वेशन को दोनों साइड से इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा p0 बाई m इंटू टी। बात समझ में आ रही है। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, p0 बाई m इंटू टी, और यहां पे क्या आ जाएगा, v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे, एग्जाम में आप बहुत तेज सॉल्व करेंगे, इसे हमको सॉल्व करना होता तो डायरेक्ट यही बात लिखते, बाकी बात दिमाग में ही कर लेते, बाकी बात दिमाग में ही कर लेते, ठीक है ना, इतना टाइम नहीं मिलता, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस बना ही रहे हैं, ऐसी बनाइए कि बस देखा ऐसे क्वेश्चंस में तो सीधे इसको लिखिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, p0 बाई m इंटू टी इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2। दिस इंप्लाइज दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस p0t अपॉन m। बात समझ में आ रही है। जहां v क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस p0 t बाई m।
बात समझ में आ रही है? और ट्वाइस P0/m क्या है? कांस्टेंट है। ट्वाइस P0/m क्या है भाई? P0 पावर कांस्टेंट है, P0 पावर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, मास तो वेरी कर नहीं रहा है, 2 तो कांस्टेंट है ही। तो दिस इंप्लाइज दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहां से मैंने लिया, यहां से मैंने लिया, दिस इंप्लाइज दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी, ठीक है ना, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे पावर 1/2। आंसर बताइए, ऑप्शन क्या क्या दिया है? ऑप्शन क्या क्या दिया? आंसर चेक करिए। टी पे पावर -1/2, तो ये क्या हो गया? पावर आंसर क्या दिया है? अच्छा, ये आंसर यही दिया है ना जो हम दिए हैं, आप ऑप्शन पढ़ रहे हैं। हाँ तो ठीक है, आंसर ये आया है ना, तो बात खत्म। पहला ऑप्शन गलत होगा, पहला ऑप्शन गलत होगा। आंसर क्या दिया है? टी पे पावर 1/2, यही आंसर आया ना। हाँ तो सही है, फिर वो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन गलत होगा। बात समझ में आई? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट करती है? टी पे पावर 1/2। इतनी बात क्लियर हो गई, एकदम स्पष्ट है, इतनी बात समझ में आ गई हैं? अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए फटाक से। अच्छा रुकिए, अ यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ, रुकिए यार, आप लोग इतना देर में मिटाते हैं कि उतनी देर में तो गड़बड़ा जाएगा सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13। मेरे ख्याल से यही आज लास्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। हाँ हाँ, अ यूनिफॉर्म फोर्स, एक यूनिफॉर्म फोर्स है जो कितने का है? 3i कैप प्लस j कैप। ये यूनिफॉर्म फोर्स है, 3i कैप प्लस j कैप एक यूनिफॉर्म फोर्स है। बात समझ में आ गई? फिर आगे दिस न्यूटन फोर्स, एक यूनिफॉर्म फोर्स 3i कैप प्लस j कैप न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ, हाँ, एक पार्टिकल जिसका मास जो है 2 kg है, ठीक है ना, उसके ऊपर एक यूनिफॉर्म फोर्स इतने न्यूटन का एक्ट करता है, यही कह रहा है ना? हाँ आगे बढ़िए। अच्छा, 2i कैप प्लस k कैप मीटर टू पोजीशन, हाँ, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। क्या क्या बोले हैं? क्या बोले हैं? 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप मीटर। अच्छा, ये बोल रहा है ना? तो क्वेश्चन को पहले बहुत बढ़िया समझ लीजिए, क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझिए, खूब रिलैक्स होकर समझिए। मान लीजिए आज कमी हो पाया तो कोई बात नहीं, बढ़िया से करिए, बढ़िया से करिए, कल फिर टाइम देंगे, जो थोड़ा बड़ा टाइम बचेगा उसमें सर्कुलर मोशन करेंगे, ठीक है ना? वैसे आज खत्म हो जाना चाहिए था। तो अब आप देखिए, खूब बढ़िया से देखिए, एक फोर्स है 3i प्लस j न्यूटन, एक फोर्स है 3i प्लस j न्यूटन। कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है इसमें? बोलिए। उसके बाद ये फोर्स 3i कैप प्लस j कैप न्यूटन, i कैप j कैप k कैप का मतलब समझते हैं आप लोग, ठीक है ना? ये फोर्स एक बॉडी पे लगता है जिसका मास है 2 kg, बस यही कह रहा है। और इस फोर्स की वजह से वो पार्टिकल इस पोजीशन वेक्टर से इस पोजीशन वेक्टर पे डिस्प्लेस हो जाती है, यही इतना कह रहा है। आगे पढ़िए। इस फोर्स के द्वारा इस पार्टिकल पे कितना वर्क डन होगा, यही पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ये इतनी बातें दी हुई हैं, ये इतनी बातें दी हुई हैं और ये बात पूछ रहा है, ये इतनी बातें दी हुई हैं और ये बात पूछ रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है यार? कौन सी बड़ी बात? इसमें आप वर्क डन क्या होता है बताइए? वर्क डन क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यही वर्क डन होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, यही ना वर्क डन है। क्या बताया नहीं है इस बात को? हर बात समझा चुके हैं। तो अब आप देखिए, आपको फोर्स तो दिया है 3i प्लस j, फोर्स तो दिया है कितना? 3i प्लस j, और डिस्प्लेसमेंट कितना है ये आप इससे निकाल लीजिए।
अरे पहले पोजीशन वेक्टर ये था, बाद में पोजीशन वेक्टर ये हो गया, तो आप उससे डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। और फोर्स ऑलरेडी दिया है, दोनों का डॉट निकाल लीजिए। और मैंने बताया था कि अगर दो वेक्टर हैं x1i प्लस y1j प्लस z1 के, और दूसरा वेक्टर है x2i प्लस y2j प्लस z2 के, तो इसका जब डॉट निकालेंगे तो क्या आएगा, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। सारी की सारी बात बताई होगी कि नहीं, सब बताई हुई बातों को ही आपको अप्लाई करना है, समझ रहे हो ना, कुछ भी आपको नया क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट्स मैं बताता हूँ, मैं पूरा थॉरली हर बात बताता हूँ, आप बस वीडियोस को अच्छे से रिवाइज करिए, क्लास में बढ़िया सुनिए और एकदम कॉन्फिडेंट रखिए, एकदम कॉन्फिडेंट रहिए कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो आपको बताया गया है, ठीक है ना, आप उसको कर सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए, वो धीरे धीरे आ ही रहा है, तो फिर वो करके आपका सब सवाल लग जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए, जैसे ये कार्टेशियन सिस्टम है, ये कार्टेशियन सिस्टम है। अब पहले पार्टिकल r1 पोजीशन वेक्टर पे थी, पहले पार्टिकल कहाँ थी, r1 पोजीशन वेक्टर पे, और जब इसके ऊपर फोर्स लगा तो ये r2 पोजीशन वेक्टर पे आ गई। तब ये कहां पे आ गई, r2 पोजीशन वेक्टर पे आई। ये कार्टेशियन सिस्टम है, xy प्लेन है, पहले पार्टिकल r1 पोजीशन वेक्टर पे थी, इस फोर्स की वजह से r2 पोजीशन वेक्टर पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, r2 माइनस r1। आप खुद देख लीजिए, ये डिस्प्लेसमेंट होगा ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट ये होगा और ये वेक्टर क्या होगा, r2 माइनस r1। ये डिस्प्लेसमेंट होगा और ये वेक्टर होगा r2 माइनस r1, क्योंकि r2 बराबर r1 प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, r2 माइनस r1, ठीक है ना। तो अब r2 माइनस r1 कर दीजिए, क्वेश्चन मत रटिए, आप फंडा रटिए, अगर बात को पलट के दे दे तो आप खट से कर सकें। बात समझ में आ रही है। तो अब r2 माइनस r1 करेंगे तो क्या होगा, r2 माइनस r1 यानी 2i, ठीक है ना। और दूसरा 3j के बाद कुछ नहीं है, तो प्लस 3j r2 माइनस r1, ठीक है ना। इससे इसको माइनस कर रहे हैं तो ये क्या आ गया, इससे इसको माइनस किया 2i आ गया, 3j में कोई कंपोनेंट है ही नहीं, और माइनस के और माइनस के तो माइनस 2 के, माइनस कितना हो गया, माइनस 2 के। ये प्लस के है, ये माइनस है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। बात समझ में आ रही है, वो क्या होता है, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। सॉरी ऐसे नहीं, रुक जाइए, जब इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो 4i माइनस 2i क्या होगा, 2i, और j का कोई कंपोनेंट नहीं है तो 3j ऐसे ही पुट कर दिए, और माइनस के अभी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस 2 के आएगा। बात समझ में आई, सही लिखे हैं। अब इसको डॉट प्रोडक्ट लेना आपको नहीं आता है, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। बात समझ में आई। तो x1 x2 क्या होगा 6, और y1 y2 क्या होगा, y1 y2 क्या होगा 3, 1 इंटू 3 3, और z1 z2 क्या है, z1 0 है, z1 z2 0 हो जाएगा। तो टोटल आपका 9 जूल वर्क आ जाएगा। फोर्स किस में दिया है, न्यूटन में, और डिस्प्लेस, हाँ रुकिए, फोर्स न्यूटन में दिया है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में दिया है, और मास केजी में दिया है, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन जो है जूल में आ जाएगा, 9 जूल आंसर आएगा। आंसर चेक करिए, आ रहा है ना, हाँ तो सब आएगा। ये बात समझ में आ गई। एक बार जल्दी से इसको देख लीजिए यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, धीमे धीमे करने में थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। इधर देखिए, फोर्स ये दिया है, मास ये दिया है, इस फोर्स की वजह से इस पोजीशन वेक्टर से इस पोजीशन वेक्टर में पार्टिकल डिस्प्लेस हो जाती है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहां से निकाल लेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट r2 माइनस r1, ठीक है ना। और वर्क पूछा है तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स आपका दिया ही हुआ है, डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल दिया r2 माइनस r1 इधर, और जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो मैंने आपको बताया x1i प्लस y1j प्लस z1 के और x2i प्लस y2j प्लस z2 के, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट लेंगे तो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 आ जाएगा। तो पुट करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मैच कर गया ना, तो आप इतने पे ही आज खत्म कर दीजिए।